इंडिया का रियल एस्टेट बबल, क्या हम अगले हैं? 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर चाइना के एवरग्रांडे के टूटते हुए बुनियाद तक एक चीज साफ है, रियल एस्टेट बबल्स फूटने की बुरी आदत रखते हैं। और जब ये फूटते हैं तो पीछे बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान छोड़ जाते हैं। जरा सोचो, लाखों अमेरिकन्स ने 2008 में अपने घर खो दिए, उनके सपने मिट्टी में मिल गए, सब प्राइम मॉर्गेज और कमजोर बुनियाद वाले हाउसिंग मार्केट की वजह से। फिर 2021 में चाइना का रियल एस्टेट जाइंट एवरग्रांडे अपने ही कर्ज के बोझ तले दब गया, जिससे पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल गई। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया अगला है? ज्यादा कर्ज और कम दम ईएमआई जनरेशन। चलो बात करते हैं आपकी एम्बिशियस मेहनती इंडियन मिलेनियल। आपको बताया जाता है कि घर लेना सबसे बड़ा सपना है, सक्सेस की नींव। आप खूब मेहनत करते हो, दूसरी जॉब भी कर लेते हो, सब कुछ इसलिए ताकि आप वो चमकता हुआ नया फ्लैट खरीद सको जिस पे लग्जरी का ठप्पा लगा हो। ड्यूल इनकम कपल्स जो साल में 20 से 25 लाख कमाते हैं, वो भी ऐसे होम लोन्स ले रहे हैं जिससे बड़े बड़े बैंकर भी घबरा जाएं। हम 3 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये ऐसा है जैसे विजय माल्या के बार के बिल को अपनी पॉकेट मनी से भरना। और ईएमआई, उसकी बात ही मत करो। 1.5 लाख रुपए हर महीने, उसी जगह को रेंट पे लेने से 3 गुना ज्यादा। इतने में तो आप पर्सनल शेफ, ड्राइवर और मसाज वाला रख सकते हो। पर अरे, किसको जरूरत है आराम की जब होम लोन है ना? ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, ये फाइनेंशियल जेल है। आप कर्ज के जाल में फंसे हो, सिर्फ ईएमआई भरने के लिए काम कर रहे हो, दुआ कर रहे हो कि आपके बॉस का दिमाग ना घूमे और आपकी जॉब चली ना जाए। और सबसे बुरी बात, ये नया नॉर्मल बनता जा रहा है। नए कपल्स अपनी जिंदगी कर्ज में डूब कर शुरू कर रहे हैं, सब इसलिए क्योंकि उन्हें ये बेचा गया है कि घर लेना, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना हो, इंडियन मिडिल क्लास निर्वाण पाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन सच ये है दोस्तों, निर्वाण कोई 3 बेडरूम का फ्लैट नहीं है गेटेड कम्युनिटी में, जहां फैंसी जिम हो जिसमें आप कभी जाते ही नहीं। यह है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मन की शांति और अपने पैशन को जीने की आज़ादी, बिना जिंदगी भर लोन के बोझ के। तो उस ड्रीम होम के पेपर पे साइन करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सच में इन्वेस्टमेंट है या बस हाइप में आकर फंस रहे हो? क्योंकि अगर आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर रिस्की कर्ज पे बना है, तो वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उस बुनियाद को चेक करवा लो। यकीन मानो, आप नहीं चाहोगे कि आपका ड्रीम होम फाइनेंशियल नाइटमेयर बन जाए। हवा में महल बनाना, एफओमो की कीमत। चलो बात करते हैं इन आसमान छूती प्रॉपर्टी प्राइसेस के मास्टरमाइंड की, बिल्डर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बिल्डर्स बुरे हैं, लेकिन मान लो कि कुछ बिल्डर्स को कंक्रीट की समझ ज्यादा है, इकॉनमी की नहीं। वो इंडिया के बढ़ते मिडिल क्लास को देखते हैं, उनकी ख्वाहिशें, सपने देखते हैं और सोचते हैं, जैकपॉट। वो इन फ्लैट्स की कीमत ऐसी लगा रहे हैं जैसे हर मिलेनियल स्क्रूज मैकडक की तरह सोने के सिक्कों के तालाब में तैर रहा हो। वो आपके सामने फैंसी ब्रोशर दिखाते हैं जिनमें इन्फिनिटी पूल और रूफटॉप गार्डन की तस्वीरें होती हैं, जो ऐसे लगते हैं जैसे खुद भगवान ने डिजाइन किए हों। और पता है क्या? ये काम करता है क्योंकि मन ही मन हम सब में थोड़ा फोमो होता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम अपने दोस्तों और परिवार को घर खरीदते देखते हैं, इंस्टाग्राम पे #blessed हैशटैग के साथ फोटो डालते देखते हैं और सोचते हैं, अरे कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। और देखते ही देखते आप इस भागदौड़ में फंस जाते हैं, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर एक टुकड़े के लिए दांव पे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये टुकड़ा झूठा है। ठीक है, शायद पूरा झूठ नहीं, लेकिन जरूर ज्यादा कीमत वाला है। ये बढ़ी हुई प्रॉपर्टी प्राइसेस अक्सर असली वैल्यू पर बेस्ड नहीं होती, ये बस अंदाजे पर होती हैं, इस उम्मीद पर कि कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी। लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना होता है। ये सिंपल फिजिक्स है दोस्तों। और जब ये बबल फूटता है, जब ये कीमतें गिरने लगती हैं, तो वो आम खरीदार, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई इन कंक्रीट के महलों में लगा दी, वो फंस जाते हैं। तो हाइप में आने से पहले, एफओमो को अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक कदम पीछे हटो, रिसर्च करो, खुद से पूछो, क्या ये प्रॉपर्टी सच में इतनी कीमत की है, या आप सिर्फ ये कहने के लिए प्रीमियम दे रहे हो कि आपके पास इंडियन रियल एस्टेट ड्रीम का एक टुकड़ा है। चैप्टर 3, रिस्की बिजनेस, लोन रेंजर और कर्ज का जाल। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये रियल एस्टेट का जुआ खेलना मुमकिन बनाते हैं, बैंक्स। ये आपके फ्रेंडली नेबरहुड लोन शार्क जैसे हैं, हमेशा आपको पैसे देने को तैयार, मुस्कुराहट और हाथ मिलाने के साथ, और एक ऐसी इंटरेस्ट रेट के साथ जो आपकी आंखों में पानी ला दे। वो इन बेताब होम बायर्स को देखते हैं
जिनके पास अपने माँ बाप की बचत और बड़े सपनों के अलावा कुछ नहीं होता और सोचते हैं आसान टारगेट, वो फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन और कम इंटरेस्ट रेट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यकीन मानो, वो ये अपने दिल की भलाई के लिए नहीं कर रहे। वो पैसा कमाने के बिजनेस में है और पैसा उधार देना, खासकर मॉर्गेज के लिए, बहुत फायदेमंद बिजनेस है। जितना ज्यादा कर्ज वो आपको दे सकते हैं, उतना ज्यादा ब्याज वो कमाते हैं। ये मोनोपोली गेम जैसा है, जहां बैंक वो होते हैं जो सारा किराया वसूलते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, क्या होता है जब म्यूजिक बंद हो जाता है? क्या होता है जब इकोनॉमी नीचे जाती है? जब जॉब सिक्योरिटी शराब पीकर खेले जाने वाले जेंगा टॉवर जितनी स्टेबल हो जाती है? अचानक वो फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन इतने फ्लेक्सिबल नहीं लगते। वो कम इंटरेस्ट रेट आपके गले में फंदा कसने जैसा लगने लगता है। और वो फ्रेंडली बैंक मैनेजर, वो अब इतने फ्रेंडली नहीं लगते जब आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो रही हो। देखो, बैंक्स पेपर पे रिस्क कैलकुलेट करने में बहुत अच्छे होते हैं। उनके पास एल्गोरिथम और स्प्रेडशीट की भरमार होती है, लेकिन वो हमेशा ह्यूमन एलिमेंट को ध्यान में नहीं रखते। वो आपकी कुर्बानियों को नहीं देखते, आपके स्ट्रेस को नहीं देखते, आपके टूटते सपनों को नहीं देखते, जो आप सिर्फ लोन पेमेंट करने के लिए कर रहे होते हैं। चैप्टर 4, यूएसए 2008, एक सब प्राइम डेजावू। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? बिल्कुल याद होगा। ये वो घटना थी जिसने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या कैपिटलिज्म बस एक बड़ा जेंगा गेम है जो ऐसे लोग खेल रहे हैं जिन्हें अंजामों की कोई परवाह नहीं। अंदाजा लगाओ, उस पूरी गड़बड़ में किसने लीड रोल प्ले किया था? हाँ, आपने सही सोचा, हाउसिंग बबल। अमेरिका, मौकों का देश, सब प्राइम मॉर्गेज का देश बन गया था। बैंक सांस लेने वाले हर इंसान को लोन बांट रहे थे, चाहे वो उसे चुकाने के काबिल हो या नहीं। लोग ऐसे घर खरीद रहे थे जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आसान पैसे और बढ़ती प्रॉपर्टी वैल्यू के लालच में। ये एक पार्टी थी और हर कोई इनवाइटेड था, यहाँ तक कि वो भी जो फाइनेंशियली अपनी औकात से बाहर जा रहे थे। लेकिन सभी अच्छी पार्टियों की तरह इसका भी अंत हुआ, और जब हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। हाउसिंग बबल फूटा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। लाखों अमेरिकन्स ने अपने घर, अपनी बचत, अपनी रोजी रोटी खो दी। फाइनेंशियल सिस्टम गिरने की कगार पर था। ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन सुमित, वो अमेरिका था, हम इंडिया हैं, हम अलग हैं। और आप सही हैं, हम अलग हैं, हमारी अपनी चुनौतियां और मौके हैं। लेकिन बात यह है, इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स, सप्लाई और डिमांड, रिस्क और रिवॉर्ड, ये हर जगह लागू होते हैं। सिर्फ इसलिए कि ये अमेरिका में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ नहीं हो सकता। सच तो ये है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम ज़्यादा वल्नरेबल हैं, हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन, हमारे लिमिटेड सोशल सेफ्टी नेट और रियल एस्टेट के प्रति हमारे जुनून की वजह से। चैप्टर 5, चाइना का एवरग्रैंडे। एक सबक 2021 में चाइना में एक और सबक सामने आया। एवरग्रैंडे, जो कभी चाइनीज रियल एस्टेट मार्केट का बादशाह था, अब ओवर लेवरेजिंग और बेकाबू ग्रोथ के खतरों का उदाहरण बन गया है। देखो, चाइना का इकोनॉमिक बूम काफी हद तक बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन की वजह से हुआ था। वो शहर इतनी तेजी से बना रहे थे जितनी तेजी से कुछ लोग अपने इंस्टाग्राम फिल्टर बदलते हैं। और एवरग्रैंड इस बिल्डिंग की होड़ में सबसे आगे था, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पहाड़ जैसा कर्ज ले रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इनमें से कई प्रोजेक्ट्स बिक नहीं रहे थे। वो भूतिया शहर बना रहे थे, खाली फ्लैट्स और अधूरे सपनों से भरे। सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए डिमांड ही नहीं थी। और जब चाइनीज गवर्नमेंट ने रिस्की लैंडिंग पर सख्ती शुरू की, तो ताश के पत्तों का घर गिरने लगा। एवरग्रैंडे अरबों डॉलर के कर्ज में डूबा, अपने लोन्स नहीं चुका पाया, जिससे चाइनीज इकोनॉमी और पूरी दुनिया हिल गई। ये एक साफ चेतावनी थी कि सबसे बड़े दिग्गज भी गिर सकते हैं जब उनकी नींव कमजोर हो। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है सुमित, मैं समझ गया, रियल एस्टेट बबल्स बुरे होते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? और ये सही सवाल है, क्योंकि बिना एक्शन के नॉलेज बिना सलन के बिरयानी जैसी है, दिलचस्प लेकिन अधूरी। आउटरो स्टैटिस्टिक मत बनो, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत नींव पर बनाओ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि घर मत खरीदो। कई इंडियंस के लिए घर लेना एक सपना है, सिक्योरिटी और अचीवमेंट का सिंबल, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलो इसके बारे में स्मार्ट बने। एफओमो, सोसाइटी के प्रेशर या आसान क्रेडिट के लालच को अपनी समझ पर हावी मत होने दो। पहले रिसर्च करो, मार्केट को समझो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का ईमानदारी से आकलन करो और अपनी औकात से ज्यादा खर्च मत करो। याद रखो, घर खुशी का सोर्स होना चाहिए, स्ट्रेस का नहीं।
देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और फिनेक्सियम को सब्सक्राइब करें इंडिया की इकॉनमी और मार्केट के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। चलो इन्फॉर्म्ड रहें और साथ मिलकर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लें।